अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 के अंदर में युनची पूरी तरीके से पागल होने वाला है। जी हाँ, इसी 26 तारीख को जो हमें सीजन 2 देखने को मिलेगा, उस दौरान युनची ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुका होगा जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। कल्टीवेशन वाइज बोल लो, ठरक वाइज बोल लो, या फिर लड़कियों को प्रपोज करने के मामले में वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। जब मुझे इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी तभी मैंने इसके मानवस के कई सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे। ऑलमोस्ट फीनिक्स एम्पायर वाले पार्ट पर पहुंच चुका था एंड उस दौरान मैं समझ गया कि ये मतलब होने वाला है काफी लंबा चौड़ा कांड। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग जान लो कि ये बाप बनने वाला है। सेकंड चीज, ये एक लड़के से शादी करेगा और शादी की रात को ही एक दूसरी लड़की को प्रपोज कर देगा शादी के लिए। इतना ही सही बात खत्म नहीं होने वाला, बल्कि वो एक 6 साल की छोटी बच्ची के साथ में मैरिज एग्रीमेंट फिक्स करने वाला है, वो भी इस वर्ल्ड में नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड में। इतना भी नहीं है, फीनिक्स एम्पायर में जाके वो वहाँ के प्रिंसेस को भी पटा लेगा। और टेंशन मत लो, सीजन 2 के अंदर में सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं घूमने वाला, बल्कि एक्चुअली में ये इस पूरे अज़्यूर क्लाइड एम्पायर के अंदर में जो 4 मेजर सेट्स है उनमें से एक मेजर सेट को अकेला तबाह कर देता है। और पता है उसने कितने लोग वहां पर मारे? ऑलमोस्ट 72,300 से भी ज्यादा। और इतने से बात नहीं खत्म होगा, पूरे के पूरे अज़्यूर क्लाइड एम्पायर के अंदर में ये फर्स्ट नंबर 1 डिसाइपल बन जाने वाला है, मतलब नंबर 1 कल्टीवेटर, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल कोई रहता नहीं है। और सेकंड नंबर पे शा कंग यू को बना देता है। इसके साथ ही फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस के अंदर में जाके उसकी भी इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लेगा, जो कि अब तक सिर्फ 2 ही लोग कर पाए हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सो तुम लोगों को याद होगा कि सीजन 1 के लास्ट के एपिसोड के अंदर में शा किंग के साथ फाइट हुई, जहां पर ऑफिशियली उस फाइट को शा किंग जीत जाती है, लेकिन उस चीज को उसने निगलेक्ट कर दिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि युनची ने वहां पे जानबूझ के उस फाइट को हारा था। इन सभी कांडों के होने के बाद यहाँ पे शा किंग और युनची इन सभी लोगों को मौका मिलता है एक दूसरे रूइंस टाइप के जगह पर जाने के लिए। उसे एक्सप्लोर करने के दौरान उन्हें काफी सारे वहाँ पे ट्रेजर्स वगैरह मिल सकते हैं, कल्टीवेशन में भी एनहांसमेंट होगी, जिस वजह से उन्हें स्पेशली भेजा गया। और वहां पर जाने के बाद इसने कांड तो नहीं किया, लेकिन कांड इसके साथ ही हो जाता है। और युनची और कांड एक साथ लगता है सेम चीज है। जिस दौरान यहाँ पे शा किंग और युनची जब उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तब एक टायरेंट प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक बीस्ट यहाँ पे इन दोनों के ऊपर में हमला कर देगा। जिस दौरान ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते और वो इन दोनों को निगल लेता है। निगलने के बाद पता चला कि उसके पेट के अंदर में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सोल है, जिसके पास में पावर्स बहुत ज्यादा थी, जिसके साथ में युनची का कुछ स्पेशल लफड़ा वगैरह नहीं होता, बल्कि अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एंड उस सोल ने हेल्प किया शा किंग में और युनची को उस टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट के पेट से बाहर आने में। लेकिन सोने पे सुहागा सुनो ना, वो पेट से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि उस पूरे रिम से ही बाहर निकाल दे रहा है। उसने बोला कि सिंपली मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे रीम के अंदर में, वहां से आने का रास्ता तुम लोग खुद ही ढूंढ लेना। इसके बाद युनची बोला पेड़ में मरने से अच्छा तो मैं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाऊं। एंड एक्चुअली में होता भी है। जिसके बाद शा किंग और युनची दोनों कहीं और ट्रांसफर हो चुके थे। और तुम्हें पता है युनची हीरो है। दूसरे रील में जब ये एंटर करता है तब वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को इसने मुसीबत में देखा, जिसे वो बचा लेता है। लेकिन बचाने के बाद एक्चुअली में उसे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की को उसने कहीं देखा है ऑलरेडी। और वो काफी देर तक जब अपने दिमाग पे जोर डालता है तब उसे याद आया कि ये कोई और नहीं बल्कि सू लिंगर है। यस, तुम लोगों को याद होगा कि युनची एक बार मर के रीइंकार्नेट हुआ था, जिसके बाद उसके साथ में शा किंग की शादी वगैरह हुई। तो उससे पहले उसकी एक फियांसी थी जिसका नाम था सू लिंगर। तो ये वही लड़की थी और उसे यहाँ पे मौका मिलता है पास्ट में आकर उसे बचाने का। इस दौरान युनची को ऐसा लगा कि ये सभी चीजें इल्यूशंस होगी या फिर वो पास्ट में यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है, लेकिन ये सभी चीजें झूठ निकलती है, बल्कि एक्चुअली में वो एक रियलिटी में एग्जिस्ट करता हुआ दूसरा ड्रीम था, जहाँ पर सू लिंगर की फैमिली उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी जो कि पहले वाली सू लिंगर करती है। जहाँ पर युनची ने इस पूरी प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। जिसके बाद सू लिंगर के जो पिता थे वो युनची को काफी ज्यादा पसंद करने लगे एंड उन्होंने यहाँ पर बोला कि आप मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते। और एक मजे की बात बताऊं, उसकी बेटी फिलहाल 6 साल की है। इतना तो मजेदार है ही, लेकिन एक्चुअली में इस बुड्ढे को पता था कि शा किंग युनची की बीवी है, बट फिर भी उसने बोला युनची को कि तुम इससे शादी कर लो। और उस दौरान युनची इतना पागल नहीं है कि एक 6 साल की बच्ची से शादी कर ले। वहाँ पर इस चीज़ के लिए उसके पिता को उसने मना दिया कि जब एक स्पेसिफिक एज आएगा तब हम लोग शादी करेंगे। उसके बाप ने बोला मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी थोड़ी शादी करा रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग एक मैरिज एग्रीमेंट पे पहुंचती है कि जब सू लिंगर 16 साल की हो जाएगी तब युनची वापस आएगा उससे शादी करने के लिए। और वो 6 साल की बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो बोलती है कि 16 साल के होने के बाद युनची तुम वापस ज़रूर आना, मैं तुमसे शादी करूंगी। अग्रीमेंट फेस करने के बाद युनची वापस आया था, वो कैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी सिचुएशन के जरिए आ जाता है। आने के बाद वो फिर से यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्पिटिशन या फिर बैटल टाइप का था, जहाँ पे वानबा लड़ रहा था। तो यानबा के साथ में फाइट वगैरह हो रही थी एंड वानबा को जानबूझकर उसके जो ओपोनेंट्स थे वो एक अलग टाइप के प्रिजन में फेंक रहे थे। उस प्रिजन के अंदर में ऑलरेडी काफी पावरफुल बीस्ट कैद था। अगर उसके अंदर में वानबा फंस जाता तो वो कभी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो जो सील है जिसके अंदर में वो बीस्ट कैद है, जब तक वो बीस्ट मर नहीं जाता तब तक वो सील नहीं टूटने वाला। एंड जो भी लोग उसके अंदर जाते तो वो जिंदा नहीं बचते, या तो वो बीस्ट उसे मार देगा या तो वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से मर जाएंगे।
और यही कारण की वजह से वहाँ पे यानबा जब उस फाइट में एंगेज हुआ और गलती से उसके अंदर जाने वाला था, तो युनची उसे बचाते हुए खुद ही उस सील के अंदर में गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद सभी लोग इस चीज को मान लेते हैं कि उस सील से कभी भी कोई कल्टीवेटर बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस बीस्ट को मारना पड़ेगा। एंड उस बीस्ट की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा थी, शायद से हेवन प्रोफाउंड ड्रीम के अंदर में हमें सुनने को मिलती है, एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसे कोई नहीं मार सकता, जिस वजह से वो बाहर भी नहीं आ सकता। तो सभी लोगों ने यह मान लिया कि युनची को उस बीस्ट ने मार दिया होगा। जिस दौरान जैसे ये खबर फैलती है, तो सबसे पहले कांगवे बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो वहीं पे एग्जिस्ट करती थी। एंड वो जब बेहोश हुई तो उसके खानदान वाले उसे उठा के वापस से अपने एम्पायर में ले गए। और रुको, अभी सिर्फ कांगवे को झटका नहीं लगा, बल्कि वान बाय जिसे बचाते हुए हमारा युनची जा चुका है, तो अब वो भी काफी ज्यादा वहाँ पे डिप्रेस्ड हो गया। वो सोचने लगा कि मुझे बचाते हुए मेरे जीजू इस मुसीबत में फंस गए, तो अब मुझे भी पावरफुल बनना पड़ेगा, ताकि मैं खुद की फैमिली के साथ साथ ही जीजू की फैमिली को भी वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसके बाद वो अलग ही नशे में जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। और इसके बाद ही ये बात शा किंगवे को पता चलती है, जिस दौरान वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हुई, लेकिन वो बेहोश वगैरह नहीं हुई। इसी के साथ ही इस बात के बारे में चू यूचन को भी पता चला, और वहाँ पर चू यूचन लिटरली बेहोश हो जाती है। और उस दौरान वो एक्चुअली में अपने फ्रोजन पैलेस के अंदर ही थी। जिसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि चू यूचन के साथ में हमारे युनची के कुछ और ही संबंध थे, लेकिन वो फिजिकल वाला था, इस बारे में पता नहीं चला। जिसके बाद यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चू यूचन को धिक्कारा भी कि तुम एक कैसे किसी और के साथ प्यार में पड़ सकते हो, क्योंकि फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस वालों को अलाउड नहीं है कि वो लोग किसी के भी साथ प्यार में पड़ जाए। जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेट भी झेलना पड़ता है। इसी के साथ ही कांगवे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहोश है, सभी लोग अलग ही छितराए पड़े हैं। इसी बीच यहाँ पे युनची के जो दादाजी थे और उसकी बुआ जी, उन लोगों को भी किसी और ने कैद कर लिया। मतलब इनडायरेक्टली युनची का उसके अंदर में जाना उसकी पूरी के पूरे रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। लेकिन एक्चुअली में युनची जब वो सील के अंदर में गिरता है, तो वो वहाँ पे मरता नहीं है, बल्कि जब वो उसके अंदर में एंटर किया, तब उसे पता चलता है कि वो जो प्रोफाउंड बीस्ट है वहाँ पर, वो कोई और नहीं बल्कि युनची के बायोलॉजिकल दादाजी है। और बायोलॉजिकल तुम्हें पता ही होगा कि वो कौन होते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनता है। एंड जब इस बारे में युनची को पता चला कि उसे अपने दादाजी को मारना पड़ेगा इस सील से बाहर जाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए मना कर देता है। और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दुखी भी हुआ, क्योंकि एक तो वो अपने खानदान वालों से कभी मिला नहीं था, और जब मिला भी तो इस सिचुएशन में कि उसे खुद ही मारना पड़ेगा। जिसके बाद जब युनची के दादाजी को इस बारे में पता चलता है, तो उन्होंने खुद की बॉडी को जानबूझकर सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसका पोता बाहर जा पाए। एंड उन्होंने यहाँ पर कहा भी कि तुम पूरी ट्राई करना है कि खुद की फैमिली को वापस से रीयूनाइट करा दो। इसी दौरान वहाँ पे उस पेंडेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वहाँ पे सीक्रेट्स को रिवील किया गया। इसके बाद युनची अब एक न्यू पाथ के लिए तैयार रहता है। युनची इस सील के अंदर में तकरीबन 17 से 18 महीने के लिए बंद था, जिस दौरान यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। एंड चू यूचन के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका था, तो फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस वालों ने उन्हें निकाल दिया धक्के मार के, वो भी क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम बाहर वालों से प्यार नहीं कर सकते। इसी दौरान कांगवे भी दूसरे के साथ में शादी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि जिस फ्लावर की मदद से वो अपने डैड को क्योर कर सकती थी, वो उसी लड़के के पास में था। एंड वो मानने को तैयार ही नहीं था जब तक वो शादी ना करे। जिसके बाद कांग ने फाइनली शादी के लिए वहाँ पे हाँ बोला, लेकिन उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसके हाथ में वो फ्लावर आएगा, वो जहर खा के मर जाएगी। मतलब एकदम शिद्दत वाली आशिकी उसके अंदर थी, वो युनची के ऊपर में चीट नहीं करना चाहती। बट हमारा लौंडा जैसे ही सील से बाहर आता है, उसे पता चलता है कि कांगवे के ऊपर में जोर जबरदस्ती शादी कराया जा रहा है। तो वो वहाँ पर जाता है, शादी तोड़ता है और फिर शादी नहीं करता है। हाँ, उस दौरान उसने शादी नहीं किया, बल्कि कांगवे को बोला कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसे मैं निपटाने के बाद ही शादी करूंगा। और वो इम्पॉर्टेंट काम था एक्चुअली में उसके दादाजी को बचाना और उसकी बुआ जी को, जिसके बारे में कांगवे वहाँ पे मान जाती है। एंड युनची वहाँ से निकल जाता है अपने दादाजी को बचाने के लिए। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि कांगवे की शादी के अंदर में एक फीनिक्स एम्पायर वाले से एक कल्टीवेटर आया था। ये जो फीनिक्स एम्पायर वाले कल्टीवेटर्स होते हैं, इनके पास में फीनिक्स ब्लड लाइन है, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं। और तुम्हें पता होगा कि युनची के पास में भी फीनिक्स ब्लड लाइन है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। अगर उन लोगों को पता चलता तो वो लोग युनची को मार के उसके ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। इस बीच यहाँ पे युनची के साथ में इसकी मुठभेड़ भी होती है, क्योंकि वो शादी तोड़ रहा है और वो वहाँ पे शादी को अटेंड करने आया है, जिस वजह से ऑफकोर्स वो युनची को रोकने का ट्राई करेगा। और युनची ने उसे काफ़ी बुरी तरीके से कोट दिया। कांगवे से जब उसने परमिशन लिया अपने दादाजी और बुआ को बचाने के लिए, तब वो चला जाता है बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर में, क्योंकि वो लोग वन ऑफ द मेजर पावरफुल सेट्स थे, टोटल 4 में से एक, और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिन्हें तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन युनची इतना ज़्यादा पागल है, इतना ज़्यादा पावर्स में अंधा हो चुका था कि उसने लिटरली अकेले पूरे उस क्लैन को ख़त्म कर दिया। और इस दौरान उसने पता है कितने लोगों को मारा, ऑलमोस्ट 73,000 से भी ज़्यादा लोगों को, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो एक स्काई प्रोफाउंड ड्रीम के कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि ऑलमोस्ट 20 से 50 थे, उन लोगों को युनची अकेले ही मार देता है। उसके बाद हेवन प्रोफाउंड ड्रीम के भी दो पावरफुल कल्टीवेटर्स आते हैं, वो उन्हें भी मार देता है। पूरे के पूरे क्लैन को निपटा दिया सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका नाम फंग जू चन नाम का कुछ था।
उसे यूनची ने इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर और उसकी बुआ वहाँ पे किडनैप थे तब वो उनका अच्छा ध्यान रख रहा था, जिस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन वो बंदा यूनची को अपना बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि भले ही वो कितनी भी अच्छी तरीके से यूनची उसे ट्रीट क्यों ना कर दे, उसने उसके पूरे क्लैन को खत्म किया, तो ऑफकोर्स वो बदला लेने एक दिन आएगा ही। एंड उसने सोच रखा है कि जब वो पावरफुल होगा तब वो यूनची को जान से मार देगा। जिसके बाद उनका क्या होगा वो बाद में मालूम चलेगा। यूनची अपने दादा दादी को रेस्क्यू करने के बाद वापस जाता है, कांगवे के साथ में शादी कर लेता है। फाइनली उसने किसी के साथ में ऑफिशियल शादी की, और इतना ही मामला खत्म नहीं होता, बल्कि कांगवे को जब उसने शादी किया था उसी दौरान उसने अपनी बुआ को भी प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे भी शादी करने वाला हूँ। और तुम लोगों को पता है कि वो उसकी असली बुआ नहीं है, लेकिन रिलेशन वाइज एक टाइम के लिए हो भी गई थी। और मुझे एक चीज़ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद से शादी के बाद या फिर पहले यूनची जाता है सबसे पावरफुल कल्टीवेटर सेट के अंदर में। तुम लोगों को याद होगा कि वो छोटा सा बच्चा जो बार बार हमारे यूनची को बॉस बॉस बोलता है, उसी के अंदर में। एंड वहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था उससे यूनची वहाँ पर हरा देता है। अकेले नहीं हराया, बल्कि हमारी शाकिंग ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया उसे हराने में। जिस दौरान जब यूनची और शाकिंग में दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं तब यूनची पूरे इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाता है, जिसके साथ ही शाकिंग में सेकेंड नंबर पर। जिसके बाद यूनची की रेपुटेशन अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी रेपुटेशन को देखते हुए यहाँ पर फ्रोजन इमॉर्टल क्लाउड वालों ने उन्हें यहाँ पर बुलाया कि अगर वो उसके सेट के अंदर में रहता है तो उसका जो सेट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके साथ ही वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज थे जिन्हें पूरा करने के बाद उसका जो फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता और पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहता, जिसके अंदर में यूनची का काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता था। जिस वजह से उन्होंने वहाँ पे बुलाया, एक ऑफिशियल डिसाइपल बनाया, एक लौता मेल ऑफिशियल डिसाइपल, क्योंकि उसके अंदर में सभी के सभी औरतें थी। वहाँ पर जाकर उसने फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया, जो कि हमारे सिर्फ शार्क किंगवे के पास में है। एंड जिसके साथ ही उसकी कल्टीवेशन ऑफ पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के बाद वो वापस आ चुका था। एंड उसने छोटे मोटे कांड यहाँ पर अपने एज़ूर क्लाउड एम्पायर में किए, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली में ची यूचेन के साथ में फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस वालों ने कुछ ऐसा वैसा कांड कर दिया है। जिस दौरान हमें ये भी पता चला कि ची यूचेन को सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं निकाला गया, बल्कि एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद यूनची का पारा अब और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो अकेला जाकर फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस वालों को वहाँ पे पूरी तरीके से हरा देता है, यहाँ तक कि उसकी जो सेक्ट मास्टर थी उससे भी उसने हरा दी। हराने के बाद उसने अपना पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सिर्फ चू यूचेन को ढूंढने के लिए। एंड चू यूचेन की सभी डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल काफ़ी अच्छी थी, जिसने वहाँ पे कुछ हिंट्स दिए यूनची को, जिसकी मदद से वो चू यूचेन को वहाँ पे ढूंढ सकता था। जिसके बाद यूनची वहाँ पे लग जाता है पूरी तरीके से उसे ढूंढने में। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ हिंट्स नहीं मिले, तो वो एक चीज़ के लिए वहाँ पे शांत हो गया कि चू यूचेन कोई एक मामूली औरत नहीं है। उसकी पावर्स कल्टीवेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वो इस क्लाउड एम्पायर के अंदर में खुद को सर्वाइव कर सकती है। इनफैक्ट अगर उसे पता चला कि यूनची जिंदा है तो शायद से वो हो सके कि वो उसे वापस ढूंढने भी आए। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे यूनची को ये भी लगता है कि वो कहीं नहीं भी ढूंढने आए, क्योंकि उसका स्वाभिमान पहले आड़े आता है, यूनची बाद में। इसके बाद यूनची वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत हो गया एंड वो सोचता है कि वो थोड़ा और वंडर करते हुए चू यूचेन को ढूंढेगा। जिसके बाद वो उस इमॉर्टल क्लाउड कॉन्टिनेंट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर में। एंड इस कॉन्टिनेंट के अंदर में फीनिक्स ट्राइब वाले, फीनिक्स क्लैन वगैरह ऐसे कुछ अलग अलग ट्राइब्स वगैरह थे। यहाँ का यूनची सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर नहीं था, वो अपने एज़्योर क्लाउड एम्पायर का था, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर जाने के बाद भी वो काफ़ी सारे कांड करेगा। इसी बीच वहाँ पे उसे फंग शुअर के साथ में मुलाकात वगैरह हो गया एंड वो उसे भी पटा लेता है। और वो कम उम्र की थी और शायद से उसके कम उम्र की वजह से वो वहाँ पे यूनची के ऊपर फिदा भी हो गई। जो भी सिचुएशंस था मुझे उतना क्लियरली याद नहीं आ रहा। इसके बाद के पार्ट्स मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़े थे और मुझे उतना क्लियरली याद भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि सीजन 2 की स्टोरी इसी चीज़ को फॉलो करेगी। तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस कर दिया तो वो भी बता सकते हो। और भी अगर अगेंस्ट द गॉड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।